की मैगजीन, जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं। ऑलरेडी गाइस 5 टॉपिक्स आपके कवर कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जनवरी हर इवन हर आप अगर आप पिछले साल का भी पूरा उठाएं तो पूरा प्लेलिस्ट के साथ तैयार है। आप प्रीलिम्स पर अगर इस बार अपीयर होने जा रहे हैं 2024 के लिए, या इवन अगर आप 2025 के लिए भी अपीयर होने जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स को हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए विजन आईएएस की मैगजीन का डेप्थ एनालिसिस चैनल द्वारा किया गया है। नए हैं चैनल पर तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आज हम एनवायरनमेंट का, क्योंकि शॉर्ट्स वाला भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट के उससे, तो हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। 23 इसमें टॉपिक है। लेट्स डिस्कस इट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक टॉक्स अबाउट रिपोर्ट ऑन ट्रेड पॉलिसी टूल्स के बारे में बात करेगी। अब देखो, जब ये बात आ गई कि रिपोर्ट की बात है, तो मैंने आपको कहा है जब भी रिपोर्ट आए उसका ध्यान ये रखना है कि एक तो रिपोर्ट का नाम क्या है, ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसको रिलीज कौन करता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड है तो डब्ल्यूटीओ काम करता ही है, आपको पता है। इसने 10 ऐसे 10 ट्रेड पॉलिसी एरियाज को कवर किया है जिसमें गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आपको ये सारी स्ट्रेटजीज अपनानी है ताकि आप सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर पाएं। और एक्चुअल में जो आइडिया है UNFCCC का, जो COP28 अभी दुबई में जो मीट हुई थी, उसके तहत भी क्लाइमेट जो मिटिगेशन एफर्ट लिए जाएंगे वो इसी के तहत लिए जाएंगे। कह रहा देखो, मेजर ट्रेड पॉलिसी टूल मैं आपको बता दूं। कह रहा देखो, ये ना 6 लिखे हुए हैं हमने। चाहे वो ट्रेड फैसिलिटेशन है, यानी कि हमने ऐसा तमाम कस्टम क्लियरेंसेस को स्पीड अप करना है जिससे हमारा कार्बन इमिशन या ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन खत्म हो। समझ गए? सेकंड, हमें क्या करना है? रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन का काम करना है, यानी कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड के तहत उनका इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को अपग्रेड करना है और अवॉइड करने हैं कोई भी रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशंस को। ठीक है। तीसरा काम क्या करो? इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दो, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको आप उनके ऊपर टैरिफ तय कर दो, टैरिफ पॉलिसी लगा दो ताकि ग्रीन इकोनॉमी ज़्यादातर बूम करे। सब्सिडीज दो। किनको सब्सिडीज दो? एडिशनल रिसोर्सेज पर जो भी असिस्ट करो क्लाइमेट एक्शन, जो भी रिफॉर्म ले रहे हो ना, इन्वायरमेंटली हार्मफुल जो सपोर्ट मेजर्स हैं उस पर सब्सिडीज दो आप। सॉरी गाइस। सैनिटरी एंड पाइथो सैनिटरी की बात है। प्रोटेक्ट करो इकोनॉमी को कि डिजीज और पेस्ट ना फैले, इसीलिए सैनिटरी एंड पाइथो सैनिटरी सिस्टम का इस्तेमाल करना है। इंटरनल टैक्सेशन एंड कार्बन प्राइसिंग की बात है। ये सारे काम करने हैं आपको। कह रहा है इससे होगा क्या? कह रहा है इससे होगा ये कि अगर हम ट्रेड लगा देंगे ऑन क्लाइमेट, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि 20 से 30% जो टोटल कार्बन इमिशन है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, आर एस्टिमेटेड टू बी एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का आपको एक्चुअल पता चलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये लगा लो आप 20 से 30% टोटल कार्बन इमिशन होता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। कह रहा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ये करते हैं? कह रहा है एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अपने आप में 75% से ज़्यादा कार्बन इमिशन कर देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में, यहीं से एक सवाल उठा लेगा स्टेटमेंट वाइज, कौन से सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से 75% से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इंटरनेशनल ट्रेड में एम्बेड करते हैं। फिर इससे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, जिससे क्या होगा? इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा इकोसिस्टम का प्रेशर। इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी कि पाम ऑयल के राइज डिमांड की वजह से क्या होगा? आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया में बहुत सारे रेन फॉरेस्ट क्लियर किए गए हैं। इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचेगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आज हम बात करने जा रहे हैं EIA पर, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिस मेमोरेंडम में एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लेकर। कह रहा स्टे में इम्पोज किया गया ऑर्डर जो इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इशू करता है। कह रहा देखो 2021-22 में ये किया गया, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए करा गया था। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाले देखो करते क्या हैं, आपके किसी प्रोजेक्ट लगाने से उसका एक्स फैक्टो क्लियरेंस का क्या असर पड़ा? आपने मान लो माइनिंग करी, या कोई ऐसी इंडस्ट्री आप लगा रहे हो जहां आपने फॉरेस्ट क्लियर करा है, ठीक है, बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस से, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहले क्या होता था, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए सारी मैंडेशन आपको मिलती थी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2016 से।
2006 सॉरी 2017 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ना 6 मंथ की विंडो खोली, जो भी वायलेटर्स होंगे पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस के लिए उस पर स्टे लगाया बाय मद्रास हाई कोर्ट। 2021 के अंदर क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इशू कर दिया कि भाई ये इस तरह से करेंगे। अब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ना है कैसी, बोल क्या है, क्या ये ना एक ऐसा टूल है जो ये क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को प्रायर डिसीजन मेकिंग देने के लिए कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लग सकता है या नहीं लग सकता, ईआईए का काम होता है कि वो चेक करते हैं एनवायरमेंटली सोशली इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो नहीं है किसी इस प्रोजेक्ट का कहीं। तो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया ने पहला ईआई नॉर्म बनाया था 1994 में, उसमें कई अमेंडमेंट लगातार आती रही। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। अगर कोई भी आपका नया प्रोजेक्ट है जो एक्सपेंशन कर रहे हो या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कोई एग्जिस्टिंग कर रहे हो, तो उससे पहले आप करो, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी तब पड़ती है जब आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का कोई क्राइसिस खड़ा हो जाता है। अब इसके लिए करते क्या है ये 4 काम करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा। पहले ये स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि डिसाइड करेंगे कि एआई की इसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर है कि लग रहा है कुछ कवर करना है तो स्कोपिंग देखते हैं। फिर पब्लिक कंसल्टेशन लेते हैं कि कोई लोकल एरिया या लोकल व्यक्ति किसी लोकल लाइवलीहुड तो नहीं अफेक्ट हो रहा, वो चेक होता है। फिर अप्रेजल कमेटी बैठती है जो स्क्रूटनी करती है बैठकर, तब जाके ईआई इसको पूरा चेक करता है। ठीक है, समझ गए सारा ईआई का प्रोसेस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज मेगलोसॉरस। अब देखो ये क्या है, 2024 जिसमें अभी हम करंटली रन कर रहे हैं, इस बार 200वीं यानी 200th यानी कि 22 सेंटेनियल ईयर बनाया जा रहा है साइंटिफिक नेमिंग ऑफ डायनासोर्स का, जिसका नाम है मेगलोसॉरस। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट लिजर्ड। कार्निवोरस है, जानते हो आप। डायनासोर का फॉसिल सबसे पहला डिस्कवर आपका फॉसिल्स वर डिस्कवर किए गए थे ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड यूके के अंदर। 1824 में इसका नामकरण किया गया बेस्ड ऑन स्कैटर्ड बोन्स और जितने भी वर्टिब्रेट्स इसके हिप अलग अलग पड़े हुए थे। डायनासोर ध्यान रखो डाइवर्स ग्रुप ऑफ रेप्टाइल से आते हैं, डायनासोरिया क्लेड की मिसोजोनिक इरा का पार्ट रहा है। अब देखो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, आप रोक थोड़ा ना पाओगे कि मिसोजोनिक इरा का है ये। इसमें 3 तरह के कॉन्जिक्यूटिव जियोलॉजिकल पीरियड आते थे, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटिशियस, एंड माना जाता है ये एंसेस्टर थे मॉडर्न बर्ड्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आती है लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। कह रहा है रिसेंट में ना स्टडी हुई एग्जामिन करने के लिए कि जो भी आपके फंगी होता है उसकी मेजर क्लासेस के बारे में पढ़ा गया। माइकोर्जियल जो फंगी होती है, बेसुरल, मोक्रोजल एंड सब के बारे में पढ़ा गया। कह रहा जो लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, सबसे पहले समझो कि होता क्या है। कह रहा इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्पीशीज को लेते हैं, उनका पैटर्न समझते हैं कि वो इक्वेटर पे कितने दिन रहे, कितने दिन उन्होंने इक्वेटर पे गुजारे और कितना उनका पोल्स में जाना कम हो गया है। तो क्या करते हैं, पैटर्न ऑफ हैविंग लॉट ऑफ स्पीशीज एट द इक्वेटर विद डाइवर्सिटी रिड्यूसिंग टुवर्ड्स पोल्स। ऐसा पाया जा रहा है कि जो फंगी है या ऐसे ही बहुत सारे स्पीशीज आ रहे हैं जिनका इक्वेटर की तरफ मौजूदगी ज़्यादा हो गई है, पोलर एरियाज पर वो नहीं रह रहे हैं। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा है कि पोलर एरियाज में वो नहीं रह रहे हैं। स्टडीज में पाया गया माइकोर्जल फंगी जो होती हैं फॉर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप से निकल कर आती हैं। आर्बिट्रल फंगी जो होती है वो कॉमन नियर इक्वेटर होती है, प्रमोट करती है डाइवर्सिटी को। समझे, इनके अलग अलग इनके टाइप्स हैं। एक्टिमोर्कोर्जल फंगी जो होती है ये हायर लैटिट्यूड्स पे ज़्यादातर मिलती है। ये सिंगल ट्री स्पीशीज पे लटकी हुई होती है, इसमें डाइवर्सिटी की कमी होती है, डाइवर्सिटी नहीं होती इसके अंदर, ध्यान रखना। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट डाइवर्सिटी देखो ये होता है कि जहाँ जहाँ हाई डाइवर्सिटी है, मैंने आपको बताया इक्वेटर की तरफ ज़्यादा हो गया है, लो डाइवर्सिटी कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गई है। तो ध्यान रखो ये भी एक क्राइटेरिया है जानने का कि जो पोल्स की तरफ है वहाँ पर डाइवर्सिटी कम रहने लग गई है। डाइवर्सिटी ज़्यादातर आपको इक्वेटर की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट ऑफ द न्यूज, दैट इज ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। डेनमार्क ने अनाउंस किया ये इनिशिएटिव। अब देखो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा और बड़ा फैंसी क्वेश्चन होगा ये वाला कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है, किसके द्वारा अनाउंस की, कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है। डेनमार्क याद आना चाहिए फिर आपको। जियो आपका ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 2 कंट्रीज के बीच में 2020 में साइन हुआ, इंडिया और डेनमार्क। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसको बनाने का मकसद क्या था। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि सस्टेनेबल एनर्जी की ग्रोथ हो इंडिया में, क्या करके
इनकरेज करके कोलैबोरेशन बिजनेसेस का, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, इन सब का। हमने ये सीखा है, देखो इससे हमें ना इंडिया के डायनेमिक जो डेनमार्क हम एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं, इससे जॉइंट हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा ग्रीन एंड फ्यूल्स पर, वो बहुत हमारे लिए एक्सपर्टीज देने वाला होगा। हमारा देखो ये हम ना चाहते हैं एसडीजी गोल हमारा 2030 तक हमें उसको टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा ना कोलैबोरेशन इसी डायरेक्शन में सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ। हम इसीलिए जॉइंट गोल्स बना रहे हैं टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। इंडिया और डेनमार्क रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ये ना रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी प्रोडक्शन इंडिया में है ना उसको भी बूस्ट करेगा। हमें ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन क्रिएट कर पाएंगे। हमारा जो हमने अपना हमने पंच मिशन में भी आपने देखा होगा, पंचरत्न जो है ना जो हमने किया था, उसमें भी हमने कहा था कि भाई हम एक्सेलरेट करेंगे नेट जीरो इमिशन बाय 2070। तो वो भी एक है। फिर हमने इनोवेशन तो करनी है। अब ग्रीन फ्यूल्स का मतलब क्या है? ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स, ग्रीन आपके बायोफ्यूल्स हैं, ये सारे के सारे बायोमास रिसोर्सेज से निकल कर आए हैं। बहुत सारी इसमें बायोलॉजिकल एंड थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस से निकल कर आया है। अदर सिमिलर पार्टनरशिप इनिशिएटिव बाय इंडिया कौन कौन से लिए गए हैं कि यूएस इंडिया का स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ग्रीन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, ग्रीन बायोफ्यूल अलायंस जो बनाई गई है ग्लोबल बायो। अब देखो पूछ लेगा पेपर में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की कंट्रीज के नाम बताओ, तो याद रखना BIU, ब्राज़ील, इंडिया, यूएस। क्वाड ने भी बना रखा है। तो ऐसे हमने ना इंडिया के मिलके इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। क्या करने के लिए? ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी प्लीज कोड दीज थिंग्स। ठीक है कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, क्वाड में क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप है फॉर क्लीन एनर्जी, तो ये सब बातें लिखनी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हमारे 5 साल हो गए हैं किस चीज़ के लिए? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम करे 2019 से हमने शुरू किया था, क्योंकि इंडिया के अंदर दिल्ली में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैल रहा था। तो जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसने चलाया। अच्छा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या है? इसका मकसद है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना 131 सिटीज़ की, मिलियन प्लस सिटीज़ के अंदर 24 स्टेट्स हैं उसका। सिटीज़ का काम क्या है? जो भी एक्सीड कर रहा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, वो CPCB इसको देखो सारा कुछ देखता है। अब इसका देखो एम क्या था जब इसको बनाया ही गया था ना 2019 में, तो भी इसके कई सारे मकसद थे। हमने हमेशा सोचा, देखो 2025-26 तक हम कह रहे थे कि हमें 40% PM10 और PM25 को 2.5 को कम करना है बेस ईयर 2017 के मुकाबले में। ये भी ध्यान रखना आप। हमारा जब हमने इसको बनाया ना, हमारा एक बड़ा मकसद था 2025-26 तक PM10 और PM2.5 दोनों पर्टिकुलर मैटर्स को हमें 2025-26 तक 40% खत्म करना है। बेस ईयर इसका 2017 रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन CPCB करती है। तो अंडर इट हमने ना सिटी के एक्शन प्लान बनाए, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, म्यूनिसिपल बॉडीज को हमने दिए। कह रहा इसी में प्रणा पोर्टल आया जिसमें ना रेगुलेशन लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन NAC। तो हमने इसको भी NCAP इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो NCAP ने लास्ट ना अभी देखा जा रहा है, देखो अभी 5 साल हुए हैं, कुछ तो चेक करोगे ना क्या प्रोग्रेस रही। तो प्रोग्रेस रिवील हुई है कि मिक्स सिनेरियो था। कह रहा है एज पर स्टडीज पाया गया कि PM2.5 27 सिटीज में रिकॉर्ड किया गया आउट ऑफ 49 सिटीज। फिर PM10 में 24 सिटीज सॉ एन इम्प्रूवमेंट हुई हैं, कुछ कुछ। वाराणसी में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है अलॉन्ग विद आगरा और जोधपुर। तो वाराणसी, आगरा और जोधपुर में क्या निकल कर आया है कि कम हुई है PM2.5 और PM10। ऐसा हमारे पास और भी कई इनिशिएटिव हैं जिसमें हम चाह रहे हैं एयर पोल्यूशन कम हो, चाहे वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम हो, चाहे वो ग्रैप का हो, चाहे BS6 का हो, फेम हो। ये सबसे हम ना, हमारी कोशिश पता है क्या है? यही कोशिश है कि हमारा एयर पोल्यूशन खत्म हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। सबसे पहले देखो, जब जब रिपोर्ट का नाम सुनो आपके दिमाग में एकदम लाइट आ जानी चाहिए कि ये रिलीज कौन करता है? बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। इस पे ना, बल्कि इस पे ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे चलाता है वो। तो पहला इसमें क्या है? इंडिया का टॉप 5 रिस्क है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इन्फेक्टियस डिजीज, इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी चीज़ें। सेकेंड इसमें होता है ग्लोबल शॉर्ट टर्म रिस्क, यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट, सोसाइटल पोलराइजेशन, साइबर इनसिक्योरिटी, ये सब। तीसरा है ग्लोबल लॉन्ग टर्म रिस्क,
क्रिटिकल चैलेंज टू दी और अर्थ सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल ओशन हीट कंटेंट, यानी 2023 में ग्लोबल ओशन हीट कंटेंट डबल ट्रिपल हुआ है अगर हम लेट 1980 से उसको कंपेयर करके देखें। 1980 से लेके या 2023 में अगर आप देखोगे तो ओशन हीट जो है ना वो डबल से ट्रिपल हो गई है, मतलब 3 गुना बढ़ गई है। तो कह रहा पता कैसे चला, कह रहा तो अमाउंट ऑफ हीट जो अपर जो ग्लोबल ओशन होता है ना, अपर 2000 मीटर्स का होता है, वहां पर आपके लगा लो जेडाजोल 286 तक पहुंच गया है। और 2023 में तो बहुत ज़्यादा, कह रहा 4.6 बिलियन हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से ऐसा हुआ था, वही हाल है। कह रहा ओशन ऑब्जर्व करता है 90% हीट ग्लोबल वार्मिंग की, अटलांटिक, नॉर्थ, वेस्टर्न पैसिफिक सबकी करता है। सदर्न ओशंस आर वार्मिंग एट अ फास्टर देन अ ग्लोबल एवरेज। कह रहा अगर आप ओशन की हीट इतनी ज़्यादा बढ़ते हुए देखोगे तो कैसे काम चलेगा। कह रहा जबकि ओशन की जो हीट है वो बहुत, ओशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 90% हीट को एब्जॉर्व करता है ग्लोबल वार्मिंग से निकलकर। तो कह रहा है कि ग्लोबल हीट कंटेंट क्या है, कह रहा है इट इज डिफाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व्ड बाय स्टोर्ड एंड ओशन, मेजरमेंट करना वाटर टेम्परेचर को जूल्स में मेजर करता है। वाटर के पास हायर हीट कैपेसिटी है देन एयर। रोल ऑफ ओशन हीट कंटेंट क्या है कि ये अर्थ की एनर्जी को अफेक्ट करता है, वाटर क्लाइमेट कार्बन साइकिल को अफेक्ट करता है। ओशन हीट कंटेंट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। अगर ओशन की हीट बढ़ रही है तो वो बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है। ओशन वार्म होना मतलब अगर हीट रिलीज कर रहा है, मॉइस्चर रिलीज कर रहा है, तो उससे आप समझ लो वेदर इवेंट सिवियर होने वाले हैं, इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म्स आएंगी। लोअरिंग द, इससे क्या होगा, पानी के लेवल पर, ओशन के लेवल पर ऑक्सीजन की कमी देखी जाएगी। ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो डायरेक्टली कोरल्स को अफेक्ट करेगा। कोरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एनवायरमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉन्जॉइंट सिल्वरलाइन यानी सिग्रेटीज कॉन्जुक्टिया के बारे में देखते हैं। कह रहा नई तरह की बटरफ्लाई स्पीशीज है ये, कर्नाटका में कोडुगु डिस्ट्रिक्ट में पाई गई, पहला ऐसा वेस्टर्न घाट में देखा जा रहा है 4 डिकेड्स के लगा लो बाद कहीं। फ्यूज स्पॉट पे पाई गई है, विंग्स है इसके अंडर साइड, शाइनी सिल्वर सिल्वर लाइन की तरह की है। मेल्स में डार्क शाइनिंग ब्लू विंग्स होते हैं, फीमेल्स में डार्क ब्राउन विंग्स होते हैं। लोअर टिप जो इनकी विंग्स की होती है उसमें ना ऑरेंज ऑरेंज डॉट के पैटर्न्स हैं, जो कि लगता है फॉल्स हेड की तरह, जो इनको ना प्रेडेटरी अटैक से बचाने के लिए है। अब आपको क्यों नहीं पता होनी चाहिए कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन, वो क्वेश्चन में ही पूछ दे कि इट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, तो याद रखना ये एक नई बटरफ्लाई स्पीशीज है। गाइस देखो, यहीं से क्वेश्चन बनने हैं आपके पेपर में, तो कहाँ पे क्या चीज़ अटैक कर जाए, अटक जाए, वो ना अटके, उसके लिए ज़रूरी है कॉन्टिन्यूशन में आप वीडियोस को सुने और ध्यान से समझें। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट हम्बोल्ट एनिग्मा, यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट स्टेट से निकल कर आया, माउंटेन रेंजेस के बारे में है, हायर डाइवर्सिटी दिखाता है। कह रहा देखो हायर डाइवर्सिटी है माउंटेन रीजन्स में, अगर आप ट्रॉपिकल रीजन से कन्वर्ट उस पर चेक करते हो तो, कंट्रास्ट चेक करते हो तो कन्वेंशनल बिलीफ था कि जो वर्ल्ड का ट्रॉपिकल एरिया है वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी वाला है। हम्बोल्ट एग्मा होल्ड करता है कि जो आउटसाइड एरिया था ट्रॉपिक का वो हाईली बायोडाइवर्स है, जैसे माउंटेन्स बायोडाइवर्स होते हैं। साइंटिस्ट ने भी बोला बहुत हेट्रोजीनियस है जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन, आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी स्पीशीज की माउंटेन्स पे मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज, दैट इज हिमालयन वॉल्फ के ऊपर था कि पहला, सबसे पहला एवर IUCN का असेसमेंट हुआ हिमालयन वॉल्फ पे, पब्लिश किया गया है। कह रहा पाया गया कि कुछ समस्याएं हैं, कह रहा क्या, कह रहा इनकी पॉपुलेशन गिर रही है और लगातार गिर रही है, हैबिटेट की क्वालिटी खराब है, इनका एरिया डिक्लाइन होता जा रहा है, कि टोटल पॉपुलेशन जो मेच्योर पॉपुलेशन है वो एस्टिमेट की जा रही है कि देखो इंडिया में 227 से 378 तक है, टोटल पॉपुलेशन इनकी दो इनके हज़ारों के बीच में है। कह रहा मेजर थ्रेट क्या आ रहे हैं, कह रहा डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो इनका हैबिटेट है ना उसमें इतना वाइल्ड प्री पॉपुलेशन का डिप्लीशन है, इंक्रोचमेंट मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। कह रहे डॉग के साथ हाइब्रिड, कह रहा देखो लद्दाख और स्पीति में क्या होता है, वहाँ फेरल डॉग्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं ये। इलीगल हंटिंग होती है इनकी, हिमालयन वॉल्फ की, इनके जो फर है उस इनकी जो बॉडी के पार्ट होते हैं, टोंग है, टंग्स हैं, पॉज है, हेड्स, इनको सबको इलीगल हंट किया जाता है। तो कह रहा है कि हिमालयन वॉल्फ के बारे में और समझते हुए समझो
कि हैबिटेशन कैसा है इनका, कह रहा हाई एल्टीट्यूड पर है। जेनेटिक अडेप्टेशन है टू कोप विद हाइपोटॉक्सिक कंडीशंस, इसके फर बड़े थिक हैं। लार्जर देन इंडियन एंड यूरोपियन वॉल्स से भी बहुत बड़ा है ये। प्रेफर आपका क्या करते हैं, वाइल्ड ओवर डोमेस्टिक प्री। तो इसमें बताना पड़ा, कह रहा समझो बात को, इनका आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस हो चुका है। शेड्यूल 1 में आते हैं ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर डाला गया है। तो याद क्या क्या रखना है कि ज़्यादातर ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिलेंगे, जो कि 3900 मीटर से भी अबव हो। नेपाल इंडिया के अंदर टिबेटन प्लेट्यू वगैरह पे मिलते हैं ये। थिक थिक फर होते हैं, ब्राउन कलरेशन होती हैं, इंडियन एंड यूरोपियन वॉल्फ से भी बड़े होते हैं हिमालयन वॉल्फ। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा, इनके लिए कोई प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए गए हैं? बिल्कुल लिए गए हैं। सिक्योर करना है इनके लिए, सबसे पहली बात तो रिस्टोर करना है इनका हैबिटेशन, इनका पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहाँ पर ट्रांस बाउंड्री एफर्ट लेना, कंजर्व करके रखना इनको, इनके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक अब आता है, देखो कितनी सारी स्पीशीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं याद रहेगी गाइस, प्लीज डू राइट ऑल्सो। whenever you are listening it, do write whatever you are listening। तो टिबेटन ब्राउन बियर के अंदर पहले क्या बात है कि इंडिया ने रिकॉर्ड करा है पहला एवर कंफर्म्ड साइटिंग ऑफ रेयर टिबेटन ब्राउन बियर सिक्किम के अंदर। तिब्बतन ब्लू बियर है, ओमनीवोरस है, यानी कि ये प्लांट एनिमल दोनों खाते हैं। वी शेप डिस्टिंक्टिव वाइट चेस्ट मार्क होता है इनके ऊपर। एल्पाइन फॉरेस्ट में, मीडो स्टीप्स में रहते हैं, 2000 से 4500 के एलिवेशन में रहते हैं, नेपाल भूटान टिबेटन प्लेट्यू में। इनका स्टेटस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स इनका 1 दे रखा है, आईयूसीएन वाला नहीं दे रखा है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कुमकी एलिफेंट्स। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि कुमकी जगह जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ध्यान रखो उसमें एस्केलेट ना हो जाए ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। कुमकी जो होते हैं ये ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट होते हैं, इनको ट्रैप करना, रेस्क्यू, ट्रैंकुलाइजिंग करना आता है। स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट की जा रही है ताकि इनको क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाया जा सके, ह्यूमन सेटलमेंट बचाई जा सके, और ह्यूमन मैन मतलब समझ रहे हो, स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट की बात आ रही है। कुमकी एलिफेंट्स वैल्यूबल हैं फॉरेस्ट पेट्रोलिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तमिलनाडु हैज यूज कुमकी सक्सेसफुली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वल्चर रेस्टोरेंट। वल्चर रेस्टोरेंट झारखंड में सेटअप किए गए टू कंजर्व क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। वल्चर रेस्टोरेंट को कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करा गया था, जो झारखंड का पार्ट है। क्या एड्रेस करने के लिए, एडवर्स जो लाइफ स्टॉक इम्पैक्ट हैं ड्रग्स के, डाइक्लोफेनिक के वल्चर्स पर, उसको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम जानते हैं डिक्लोफेनिक ड्रग की वजह से वल्चर्स को कितनी प्रॉब्लम हुई है। तो वल्चर रेस्टोरेंट क्या कॉन्सेप्ट आया, तो कॉन्सेप्ट में ये है कि ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, नॉन टॉक्सिक है, पॉइजन फ्री मीट एंड कैरासिस देते हैं ये वल्चर्स अदर स्कैवेंजर्स के लिए। और देयर आर अदर सच रेस्टोरेंट्स आल्सो, रायगढ़ में भी है, गढ़चिरौली में भी है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो डिक्लोफेनिक क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटीइन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये वेटनरी प्रैक्टिस में डाला जाता है। वल्चर इन्हें जब खा लेते हैं तो उनके लिए तो टॉक्सिक है, डेथ हो जाती है इनकी। तो वल्चर्स के लिए कह रहा है कि लार्ज कैरन ईटिंग बर्ड हैं, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में मिलते हैं। 9 स्पीशीज है वल्चर्स की जो पाई जाती हैं, 3 स्पीशीज माइग्रेटरी हैं, जो क्लीन इन्वायरमेंट करते हैं पूरा का पूरा। कंजर्वेशन स्टेटस इनका प्रोटेक्टेड है, थ्रेट से है इनको, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रोक्यूशन, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है क्योंकि इनमें एक्सपोजर है ड्रग डिक्लोफेनेक का। तो वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव में क्या बोल रहे हैं कि बैन लगाना ज़रूरी है वेटनरी यूज़ करना डिक्लोफेनेक का। 2006 में ही बोला, केटोप्रोफिन, एक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक, ये भी केटोप्रोफिन एक्लोफेनिक 2023 में इनको बोला है, बैन करा गया है कि वेटनरी यूज़ में भी नहीं करना है क्योंकि वल्चर खाते हैं बेचारे, मर जाते हैं। एक्शन प्लान बनाया गया वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 25 तक। इनका ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर हरियाणा के अंदर। वल्चर अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, देखो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी ना आप ऐसे लो कि वो भी आ सकती है। तो पिंजौर हरियाणा के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी, ये देखो वल्चर्स की ना सारी ब्रीड दे रखी है इन्होंने, अलग अलग स्पीशीज हैं इनकी। नाउ लेट्स कम टू द यूरेशियन ऑटर। रिसेंटली यूरेशियन ऑटर का पाया गया आपका चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर। होता क्या है, लुट्रा लुट्रा बोलते हैं इसको आम भाषा में। फीचर्स क्या है, शाई, वेरी शाई,
नॉक्टर्नल होता है, रात को जागने वाला। गुड स्विमर होता है, फिश कैचर होता है ये। केरला में पाया गया है यूरेशियन न्यूटर। सेमी एक्वेटिक में रहेगा, वाटर बॉडीज के अंदर रहता है। मार्शी लैंड जो होते हैं ना, स्वैम्पी, बड़े कीचड़ भरे कोस्टल एरियाज में रहता है। यूरोप और एशिया अफ्रीका में होता है। इंडिया के नदर्न, नॉर्थ ईस्ट, सदर्न इंडिया में पाया जाता है। तो देखो वही मिला हमें केरला के चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैच ऑफ द फॉलोइंग में करो। तो न्यूज वाली चीजें ही पेपर में पूछी जा रही है गाइस। तो करंट अफेयर्स आपके लिए समझ लो आपकी बैकबोन है इस समय। नियरली थ्रेटेंड है उसे इनकी लिस्ट में। ये शेड्यूल 1 में आते हैं। इनको खतरा पता है किससे होता है? पोल्यूशन से। पोचिंग करोगे तब दिक्कत है, हैबिटेट लॉस हो जाए, या एक्सीडेंटल ट्रैपिंग की वजह से इनको दिक्कत होती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बिंट्रोंग, यानी कि ये नए नए मैमिलियन स्पीशीज के बारे में है। 2 नए मैमिलियन स्पीशीज असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए गए हैं, तो इनको लिस्ट कर दिया गया है। एक बिंट्रोंग है, लार्जेस्ट राइवेट्स इंडिया का है, साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। एक स्मॉल क्लॉड ओटर है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका इंडिया वगैरह में है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इन्वेजिव मॉस्किटो फिश स्पीशीज। 2 स्पीशीज है इसकी मॉस्किटो फिश, गैम्बुशिया फिरिस, गैम्बुशिया होलबुरुकी। दोनों डेट्रीमेंटल हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो मॉस्किटो फिश जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया लोकल वाटर में, बॉडीज के अंदर, ताकि मॉस्किटो को एड्रेस किया जा सके। फीडिंग हैबिट्स हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हैबिट्स इसका। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होते हैं? ये वो एनिमल, वो प्लांट्स हैं जो हम क्या करते हैं, इनको ना इंट्रोड्यूस किया जाता है बाहर से। क्योंकि ये ना, ये क्या कर रहे होते हैं, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ये जहाँ जाएंगे वहाँ पर ये गंद फैलाएंगे, इकोसिस्टम को खराब करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीजिंग ट्रेड वगैरह की वजह से इनका आ गया, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म की वजह से ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बढ़ गए। अब इनके होने से पता है, देखो हमें ना लगता है कि कितना क्या ही हो जाएगा, पर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बहुत कुछ उखाड़ के जाती है। सबसे गंदा काम करती हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर देंगी। कह रहा ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट अगर आप देखो ना इनकी, तो कह रहा मानोगे 2019 में $423 बिलियन एक्सीड कर दिया इन्होंने। फिर फूड सिक्योरिटी, मेजर कॉज है क्रॉप लॉस, डिग्रेडेड सॉइल क्वालिटी, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है इनका। एफर्ट्स क्या लिए जाए? टारगेट 6 कह रहा है क्विनमिंग मॉनिटर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, रामसर कन्वेंशन में भी दे रखा है। गैम्बुशिया क्या है? नेटिव है यूएस का, इंट्रोड्यूस किया गया एज अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल मॉस्किटो कंट्रोल। शेलो वाटर में रहता है, ये पेनिट्रेट करता है डेंस वारा। पहली बार इंडिया में ब्रिटिश रूल में इंट्रोड्यूस किया गया था 1928 में गैम्बुशिया। नाउ लेट्स कम टू द कुरिल आइलैंड्स। अर्थक्वेक आया यहाँ पर भी अभी, रिक्टर स्केल था 6.3 मैग्नीट्यूड का। आरपी किला देखो, आरपी पिलागो है, आरकी पिलागो, जो कम चटका पेनिनसुला रशिया से लेकर हॉकियाडो आइलैंड जापान तक जाता है। ये क्या करता है? सी ऑफ ऑक्सफोर्ड और पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे आइलैंड है जियोलॉजिकली बड़े एक्टिव है। तो यहाँ पर भी आया अर्थक्वेक, तभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो रशिया एंड जापान दोनों सोवेनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 आइलैंड यहाँ पर इसके अंदर आते हैं। तो कुरिल आइलैंड का ध्यान रखना, बड़ा डिस्प्यूटेड आइलैंड है, इसमें लड़ाई रहती है रशिया जापान की। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विलिंगडन आइलैंड के बारे में करते हैं हम। विलिंगडन आइलैंड कहाँ पर है? इंडिया का भी है या नहीं? कह रहा बिल्कुल मैनमेड आइलैंड है ये, इंडिया का, लोकेटेड नियर कोची। अब विलिंगडन आइलैंड का भी मैं कहीं कहीं क्वेश्चन पढ़ रही थी, तो देखो विलिंगडन आइलैंड का पूछा हुआ है। बच्चे माँ कर कौन कौन सी कंट्रीज कर कर आ गए हैं। लार्जेस्ट मैनमेड आइलैंड है, लोकेटेड नियर कोची, और आइलैंड को क्रिएट करा गया था 1933 के अंदर। इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है कि जो डेजर्टेड अपीयरेंस हो गई थी ना, इसको वापस से अभी इसको ठीक करा जा रहा है। तो लॉर्ड विलिंगडन ब्रिटिश वाइसरॉय थे 1933 में, तब ये क्रिएट करा गया था, उनके नाम पे रखा गया था ये। तो आइलैंड में बेसिकली सॉइल ट्रेंच काफ़ी प्रोड्यूस हो गया था, बहुत डीपेंड हो गई थी बैम्बन लेक, फेमस लेक की वजह से। तो इसको वापस से कंस्ट्रक्ट करके इस पर अच्छा खासा मॉडर्न कोची पोर्ट बनाया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डीप सी कोरल रीफ। आ गया देखो कोरल रीफ का पार्ट, बिना कोरल रीफ के एनवायरनमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता कंप्लीट। तो साइंटिस्ट ने ना मैप करा है, क्या मैप करा है? लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ्स को, अटलांटिक का जो कोस्ट है यूएस का, वहां पर। अब क्या करा, क्या है देखो यहाँ पे साइंटिस्ट ने कैसे मैपिंग करी। कह रहा है इन्होंने ना अंडर वाटर मैपिंग टेक्नोलॉजी को लिया और ओशन फ्लोर पे ना 3D इमेजेस क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो पता चला कि 200 मीटर के डेप्थ पे और 1000 मीटर के डेप्थ पे कोरल रीफ्स हैं जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है।
कह रहा देखो अब क्या होता है, जितना ज़्यादा ओशन फ्लोर डीप सी रीफ से कवर्ड रहेगा देन बाय ट्रॉपिकल रीफ, तो वहाँ पे 0 से 30 मीटर लाइट पेनिट्रेशन रहता है। कह रहा देश दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर आपको ट्रॉपिकल कोरल रीफ वर्ल्ड में मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब डीप सी कोरल्स क्या है, कॉलोनीज है स्मॉल एनिमल्स के, जिनका कॉमन स्केलेटन है, जो ग्रो होते हैं मैनी शेप एंड कलर्स में। हैबिटेट है इनका, शार्क है, श्रिम्प फिश है, ये सब है। कोरल्स क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ कोरलफुल एनिमल्स क्लेंडिया से निकल कर आते हैं। ये कॉलोनीज से बने हुए हैं। इनमें पॉलिप्स हैं, मरीन एनिमल्स है जिसका हार्ड एक्सोस्केलेटन्स है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। इंडिया में कोरल रीफ जो होते हैं वो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, मालवन, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे कोरल रीफ हमारे बहुत सारे हैं। कोरल का होना देखो, मैं अभी बात ही कर रहे थे, है ना, तो कोरल्स का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोस्ट लाइन में ना स्टॉर्म्स इरोजन को बचाते हैं। ये लोकल कम्युनिटीज़ को जॉब देते हैं। ये रिक्रिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनको खतरा भी है। आप ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग कर दो ओशन में, हो गया इनकी बर्बादी। ओशन एसिडिफिकेशन कर दो, अनसस्टेनेबल तरीके से फिशिंग कर लो, कोरल खराब। कोरल हार्वेस्टिंग कर दो, दोनों खराब। अब दो तरह की कोरल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, एक शैलो होती है, एक डीप सी होती है। डाइवर्सिटी है, ये फीड करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, ये फोटोसिंथेटिक एल्गिल टाइप की चीज़ें खाते हैं। ये वाइट होते हैं, ये ब्राउन एंड ग्रीन कलर के होते हैं शैलो वाले। ये ट्री फेदर के फॉर्म्स में होते हैं, ये रॉक लाइक रीफ होते हैं। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है कि डीप सी वाले कौन से होते हैं और शैलो वाले कौन से होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाइसेंसिंग एडिशनल मैटर्स फॉर कंसिडरेशन रूल 2024। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई करा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाइसेंसिंग को, और इसमें रूल्स बनाए गए हैं कि इसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाइसेंसिंग एडिशनल मैटर। 1983 का रूल था, इसमें शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 को ऐसे कैटेगराइज करा गया, लाइसेंसेस तैयार करे गए हैं। और लाइसेंस में यहाँ पे कह रहा है कि नो सच लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड, अगर कोई एनिमल शेड्यूल 1 का है तो नहीं करा जाएगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, वो नए नए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको लाइसेंसेस को देगा। एग्जिस्टिंग भी है तो उसको कैसे इम्प्लीकेशन करना है वो सारा कुछ देख के बताएगा। शेड्यूल 1 में देखो एनिमल स्पीशीज़ का क्या है। शेड्यूल 1 में कोई अगर एनिमल स्पीशीज़ है तो हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की, यानी कि उसको ज़रूरत पड़ेगी। शेड्यूल 2 में है तो लेसर चाहिए, तो उसमें एनिमल्स के नाम भी इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेज बैंक इकोसिस्टम। ये ना देखो क्या है, ये समझ लो पहले तो। वेज बैंक इकोसिस्टम ये ना कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑफ केप कोमोरिन में होता है। इंडिया का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, बहुत प्रोडक्टिव कोस्टल एरिया है वर्ल्ड का। ज़्यादातर इस एरिया में वाटर करंट्स वगैरह का अगर आप बात करो, पैटर्न्स वगैरह को देखा जाता है। वेज बैंक में ना इसमें क्या हुआ है, इम्पैक्ट पड़ा है कैसे, प्रपोज एक्सप्लोरेशन की वजह से, जो यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं ऑयल एंड गैस ब्लॉक, उसकी वजह से इस पर असर पड़ा है। इस ब्लॉक को क्योंकि एक्सप्लोर करा जा रहा था हेल्प की मदद से, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी, लेकिन इस पर गलत असर पड़ रहा था। तो उसी लिए बता रहे हैं है क्या सिस्टम, आपको पता होना चाहिए वेज बैंक इकोसिस्टम क्या है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज फॉर शॉर्ट, दैट इज कूनो नेशनल पार्क। देखो अभी कूनो नेशनल पार्क में बड़ी तरक्की हुई है, क्या नामीबियन जो चीता था वो ट्रांसलोकेट किया गया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये सेंट्रल इंडियन मिधान हिल्स के अंदर। यहाँ पे इसने बर्थ दिया है, बच्चे पैदा किए हैं, 4 कब्स पैदा हुए हैं। अब देखो कूनो नेशनल पार्क कैसा फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडुअस है। कूनो रिवर है यहाँ पर, इसलिए कूनो नेशनल पार्क नाम है। यहाँ पे करधाई, सलाई, खैर ट्रीज हैं, वास्ट ग्रासलैंड है। तो स्पॉटेड डियर मिलता है यहाँ पे, नील गाय, ब्लैक ब्लक, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ढोल, ये सब कूनो नेशनल पार्क में मिलते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क इसलिए आपके पेपर में था, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। कल हम करेंगे गाइस सोशल इश्यूज, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।